मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड 4th वीडियो है। हमने कोलॉइड्स को 2nd वीडियो में स्टार्ट किया था, 3rd में भी वो कंटिन्यू रहा और इस वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इमल्सन्स। इमल्सन एक ऐसा कोलॉइडल सिस्टम होता है जिसमें लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स किया जाता है। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड। तो इसमें हम इमल्सन्स क्या होते हैं ये देखेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है और इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो है जेल्स। जेल्स में लिक्विड को डिस्पर्स किया जाता है सॉलिड में। जो हमने पहले लिखा है ये डिस्पर्स्ड फेज है और जो बाद में लिखा है ये डिस्पर्सन मीडियम। तो लिक्विड इन लिक्विड इज नोन एज इमल्सन एंड लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल्स। जेल का सबसे पहले देखेंगे जेल क्या होते हैं और फिर उसके बाद प्रिपरेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ जेल्स देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स को देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में जो हम 3rd टॉपिक पर पहुंचेंगे उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इमल्सन्स। मेरे बेटे अब हम देखेंगे इमल्सन्स। द कोलॉइडल सिस्टम ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज नोन एज इमल्सन। लिक्विड का लिक्विड में बना हुआ कोलॉइडल सिस्टम इमल्सन कहलाता है। द कोलॉइडल सिस्टम ऑफ liquid in liquid is known as emulsion। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगी और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। जो इमल्सन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप। अगर ऑयल डिस्पर्स्ड फेज हो और वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो तो इसे कहेंगे ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम। तो इसे कहते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। The colloidal system in which oil is dispersed in water is known as
in water type emulsion. The examples of this type emulsions are milk, vanishing cream. The second category is water in oil type. In this colloidal system, water is dispersed phase and oil is dispersion medium. ऐसा colloidal system जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज हो और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम हो, वो कहलाता है वाटर इन ऑयल टाइप. द कोलॉइडल सिस्टम इन विच वाटर is dispersed in oil is known as water in oil type emulsion. The examples are butter, cold milk. अगर ऑयल को वाटर में डिस्पर्स किया जाता है तो ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर टाइप. और अगर वाटर को डिस्पर्स किया जाए इन ऑयल, इट इज नोन एज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन. अब हम इमल्सन्स के प्रिपरेशन को देखेंगे. इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए दोनों लिक्विड्स लेकर, मीन टू से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दोनों को लेकर स्टेबलाइजर में लाते हैं और फिर उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं. जो स्टेबलाइजर होता है वो दोनों लिक्विड्स के बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि दोनों लिक्विड्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इंक्रीज हो जाती है. द इमल्सन्स आर ऑब्टेन्ड ऑन वाइब्रेशनली मिक्सिंग बोथ द लिक्विड्स. द प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. और जो इमल्सन को प्रिपेयर करने की प्रोसेस है उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं. टू स्टेबलाइज एन इमल्सन सम कंपाउंड्स आर यूज्ड नोन एज इमल्सिफायर. द इमल्सिफायर एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन द टू लिक्विड्स. ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स के लिए डिफरेंट इमल्सिफायर यूज किए जाते हैं. ऑयल इन वाटर टाइप के लिए हम यूज करते हैं सोप, डिटर्जेंट्स, ग्लू, प्रोटीन एक्सेट्रा. और वाटर इन ऑयल टाइप के लिए जो इमल्सिफायर यूज किया जाता है वो है एल्कोहल विथ लॉन्ग चेन, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा. ये तो रहा इमल्सिफिकेशन. अब हम देखेंगे डिमल्सिफिकेशन. अब हम देखेंगे डिमल्सिफिकेशन. किसी भी इमल्सन को
उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग लिक्विड्स में सेपरेट करना कहलाता है डिमल्सिफिकेशन। मैंने बताया था कि जब इमल्सन प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें उसे स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सीफायर यूज किया जाता है। इमल्सीफायर दोनों लिक्विड्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। यदि किसी तरीके से ये हटा दिया जाए तो दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। द सेपरेशन ऑफ इमल्सन इनटू कॉन्स्टिट्यूटिंग लिक्विड्स इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। अब डिमल्सिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो उनमें से एक है फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, बॉयल कर दें, फिल्टर कर दें, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कराएं, या फिर कोई भी ऐसी केमिकल मेथड यूज़ करें जो दोनों लिक्विड्स के बीच में प्रेजेंट इमल्सीफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इस तरीके का अगर हम एग्जाम्पल देखें, और वो है सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये तो रहा डिमल्सिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि जो इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल टाइप है या ऑयल इन वाटर टाइप है, तो उसके लिए हम दो मेथड देखेंगे। पहली है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में हम क्या करते हैं कि कोई भी वाटर सॉल्युबल डाई ले लेते हैं और उसे जब हम इमल्सन में मिक्स करेंगे, मान लिया ऑयल इन वाटर टाइप है, तो इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं जो डिस्पर्स्ड रहती हैं वाटर में। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल डाई ऐड करेंगे तो होल सॉल्यूशन बिकम्स कलर्ड, क्योंकि वाटर में डाई सॉल्युबल होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो कलर्ड हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ऑयल इन वाटर टाइप, और अगर इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप होगा तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स रहती हैं इन ऑयल, और जब इस इमल्सन में हम वाटर सॉल्युबल डाई ऐड करेंगे तो जो होल इमल्सन होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल जो ड्रॉपलेट्स होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कलरफुल हो जाएंगे। इसमें होल सॉल्यूशन, होल इमल्सन कलर्ड हो जाएगा और इसमें केवल जो ड्रॉपलेट्स होंगी वही कलर्ड होंगी। तो फर्स्ट इज डाई टेस्ट। इफ ऑन एडिशन ऑफ वाटर सॉल्युबल डाई टू द emulsion whole solution becomes colored, then it will be water in oil type, oil in water type, oil in water type. And if only colored droplets are observed, then it is water in oil. जो सेकेंड मेथड है वो है कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड में हम पहले एमल्सन की कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ऐड करके कंडक्टिविटी निकालते हैं। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो ऑयल इन वाटर टाइप होगा, और अगर इंक्रीज नहीं होगी तो वाटर इन ऑयल टाइप होगा।
क्योंकि अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो वाटर अगर डिस्पर्सन मीडियम होगा तो वो सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर वाटर इन ऑयल टाइप होगा, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्ट होते हैं वो ऑयल इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये तो रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन्स। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इमल्सन। एक मेथड होती है सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने की, वो कहलाती है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। उसमें जो ओर होता है उसे इमल्सन के फॉर्म में ही कंसंट्रेट किया जाता है। कोई भी फूड या मेडिसन अगर इमल्सन के फॉर्म में होती है तो वो इजीली डाइजेस्टेबल रहती है, इसलिए बहुत सारी मेडिसन्स को इमल्सन के फॉर्म में तैयार किया जाता है। बाम और ऑइंटमेंट्स ये भी इमल्सन्स हैं। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स जैसे डिटॉल है, लाइजॉल है, इनको इमल्सन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड वो इन फॉर्म ऑफ इमल्सन ही स्प्रे किए जाते हैं। तो इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ओर इज कंसंट्रेटेड इन फॉर्म ऑफ इमल्सन। Disinfectants as Dettol, Lysol, etc. are used in form of emulsion. Due to being readily digestible, a wide variety of pharmaceutical preparations are emulsions. Balm and ointments are emulsions. ये तो रहा इमल्सन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है जेल्स। जेल वो कोलाइडल सिस्टम है जिनमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। यानी कि लिक्विड का सॉलिड में बना कोलाइडल सिस्टम जेल कहलाता है। ए कोलाइडल सिस्टम हैविंग लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल। डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेल। जेल फॉर्मेशन की प्रोसेस को जेलेशन कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सॉल का पार्शियल कोएगुलेशन हो तो जब कोएगुलेशन होगा उस समय सॉल जो है उसमें सॉलिड को डिस्पर्स किया जाता है लिक्विड में, यानी कि डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। और जब ये फेजेस इन्वर्ट हो जाएं, मीन टू से लिक्विड डिस्पर्स फेस हो और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम, तो इसे जेल कहते हैं। तो जेल को समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सॉल का अगर पार्शियल कोएगुलेशन होता है तो उस कोएगुलेशन में सॉलिड पार्टिकल्स थ्रेड लाइक चेन्स में बदल जाते हैं और ये थ्रेड लाइक चेन्स आपस में मिलकर एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के, और इनके बीच में जो कैविटीज होती हैं उन्हीं में लिक्विड आकर के ट्रैप्ड हो जाते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आकर के फंस जाते हैं, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को जेल कहते हैं।
The process of gel formation is known as gelation. It is actually partial coagulation of a sol. The coagulating particles unite to form solid framework of thread-like chains. Thread-like chains का solid framework बनता है. The dispersed liquid gets trapped in the cavities of this framework. जो लिक्विड होगा वो इसकी कैविटीज में ट्रैप्ड हो जाएगा और इस तरह से जो सेमी सॉलिड पोरस मास बनता है, सेमी सॉलिड पोरस मास हैज जेल लाइक स्ट्रक्चर. तो इसकी स्ट्रक्चर जेल की तरह होती है. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज सॉक्ड इन वाटर. अब हम टाइप्स ऑफ जेल्स को देखते हैं. टाइप्स ऑफ जेल्स. तो जेल दो तरह के होते हैं. एक कहलाते हैं इलास्टिक जेल्स और दूसरे कहलाते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स. इलास्टिक जेल्स में इलास्टिसिटी होती है और जो नॉन इलास्टिक जेल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं. इलास्टिक जेल्स में इलास्टिसिटी का मतलब है कि यदि इन पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो इनका शेप चेंज हो जाता है और यदि उस अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो ये फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. जैसे अगर इनका डिहाइड्रेशन किया जाए तो डिहाइड्रेटेड जेल मिलेगा और उस डिहाइड्रेटेड जेल का यदि हाइड्रेशन करेंगे तो फिर से जेल मिल जाता है. These have elasticity, that is, they change their shape on applying force and return to original shape as force is removed. अब इस तरह के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सोप, जिलेटिन, स्टार्च, अगर फॉर्म इलास्टिक जेल्स. इन जेल्स के प्रिपरेशन के लिए लायोफिलिक सॉल्ट्स को कूल करते हैं जिससे उनके बीच में लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं और ये लिंकेजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस रखती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती. दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग फेयरली कंसंट्रेटेड लायोफिलिक सॉल्ट्स. The linkages between these molecules are due to electrostatic attraction and are not rigid. जो दूसरा टाइप है वो है नॉन इलास्टिक जेल. ये रिजिड होते हैं जैसे सिलिका जेल. रिजिड का मतलब अगर इन पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इनका शेप चेंज हो जाता है और अगर उस अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दें तो ये फिर से ओरिजिनल शेप में नहीं आते. इनको किसी एक एप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है जिससे इनके 3 डायमेंशनल नेटवर्क में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या ये कहें कि कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है. These are rigid. For example, silica gel. These are prepared by suitable chemical reactions. These have network linked by covalent bonds, which gives a strong and rigid structure. तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ जेल्स के बारे में. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स को देखेंगे. जेल्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है हाइड्रेशन. मैंने बताया था कि अगर इलास्टिक जेल होता है और उसका डिहाइड्रेशन हो जाए
तो डिहाइड्रेटेड मटेरियल में वाटर ऐड करने पर फिर से जेल मिल जाता है। लेकिन अगर नॉन इलास्टिक जेल है और उसका डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर हम उसमें वाटर ऐड करके फिर से जेल नहीं बना सकते। ए completely dehydrated elastic gel can be regenerated by addition of water, mean to say by hydration, but once a non-elastic gel is freed from moisture, addition of water will not bring about gelation. दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है स्वेलिंग। अगर पार्शियली इलास्टिक जेल हो और उसे वाटर में डाल दिया जाए या उसमें वाटर ऐड किया जाए तो वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। इसे स्वेलिंग ऑफ जेल कहा जाता है। पार्शियली इलास्टिक जेल्स इम्बाइब वाटर व्हेन इमर्स्ड इन सॉल्वेंट। This causes increase in volume of the gel and the process is called swelling. यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह वाटर ही लिख लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वेलिंग। मतलब अगर उसे वाटर में डाल दिया जाए तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे और जो अगली प्रॉपर्टी है वो है वीपिंग और साइनेरेसिस। वीपिंग या साइनेरेसिस का मतलब होता है कि जो जेल है उसका स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा और उससे जो लिक्विड होता है वो इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स निकलता है, या ये कहें कि लिक्विड के निकलने से स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होती हैं इस प्रोसेस को ही कहा जाता है वीपिंग और साइनेरेसिस। वीपिंग या साइनेरेसिस उस समय भी होता है जब जेल लिक्विड में हो या इवेपोरेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन of a gel accompanied by expulsion of liquid from the pores is termed as sanuresis. This occurs even if evaporation is prevented and the gel is immersed in liquid. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है थ्रिक्सोट्रोपी। कुछ जेल्स सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर रखते हैं और उनको अगर एजिटेट कर दिया जाए तो वो सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिंटू से लिक्विड सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर उन्हें फिर से कूल किया जाए तो वो फिर से जेल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इस रिवर्सिबल प्रोसेस को, जिसमें वो जेल से सॉल में बदलते हैं और सॉल से जेल में बदलते हैं, इसी को कहा जाता है थ्रिक्सोट्रोपी। सम जेल्स आर सेमी सॉलिड व्हेन एट रेस्ट बट रिवेंट टू लिक्विड सॉल on agitation. This reversible sol gel transformation is referred to as thixotropy. The examples are iron oxide, silver oxide. और इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं पॉलिश। पॉलिश पर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इकट्ठा हो जाती है अगर उसे लंबे समय तक रखा रहने दिया जाए। तो ये तो रहा जेल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है यूजेस ऑफ कोलॉइड्स। मेरे बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो एज ए फूड अगर देखें तो बहुत सारे फूड कोलॉइडल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क एक इमल्सन होता है। बटर फैट इन वाटर, मतलब फैट का इन वाटर में, मतलब वाटर में फैट का इमल्सन होता है, और ये प्रोटेक्टेड होता है कैसीन प्रोटीन से। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोलॉइडल फॉर्म में ली जाती हैं, जैसे सैलेड है, सैलेड ड्रेसिंग्स,
सैलेड ड्रेसिंग्स, फ्रूट जूस, whipped creams etc. are other examples of colloids. जो फूड होता है वो अगर कोलॉइडल फॉर्म में होता है तो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को बहुत ज़्यादा चबा चबा करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो जितने इजीली कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट होगा स्टमक में जा कर के वो उतना ही फ्रूटफुल होगा। तो ये तो रहा एज ए फूड इन कोलॉइडल फॉर्म इज इजिली डाइजेस्टेबल। अब हम देखेंगे मेडिसिन्स में, तो बहुत सारी मेडिसिन्स कोलॉइडल फॉर्म में दी जाती हैं। जो बच्चों के सिरप होते हैं वो कोलॉइडल फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि कोलॉइडल फॉर्म में जो मेडिसिन होती है वो इजीली डाइजेस्टेबल और मोर इफेक्टिव होती है। तो कोलॉइडल फॉर्म में मेडिसिन मोर इफेक्टिव क्यों होती, तो उसका कारण ये कि वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसका। मैंने बताया था कि कोलॉइडल फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो अगर हम टैबलेट के फॉर्म में देंगे और कोलॉइडल फॉर्म में देंगे तो टैबलेट फॉर्म कम इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू कोलॉइडल फॉर्म। मेडिसिन्स इन कोलॉइडल फॉर्म आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। अगर टैबलेट के फॉर्म में होगी या कैप्सूल के फॉर्म में होगी तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और अगर उतनी ही मेडिसिन कोलॉइडल फॉर्म में हो तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वो इजीली एसिमिलेटेड हो जाती है। मेडिसिन्स इन कोलॉइडल फॉर्म आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर इजीली एसिमिलेटेड। फॉर एग्जांपल एरगाइरोल जो है उसका यूज़ सिल्वर सॉल्ट होता है, इसका यूज़ आई लोशन की तरह किया जाता है। कोलॉइडल एंटीमनी का यूज़ कालाजार एक हिंदी नाम है, और इसे काला ज्वर या ब्लैक फीवर कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और बहुत ही हार्मफुल होता है। कोलॉइडल कैल्शियम एंड गोल्ड, ताकत बढ़ाने के लिए जो कोलॉइडल कैल्शियम और गोल्ड है उन्हें इंजेक्ट किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड इन स्टमक डिसऑर्डर्स। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका यूज़ स्टमक डिसऑर्डर्स को क्योर करने में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। इंडस्ट्रियल एरियाज में चिमनी से निकलने वाला धुआं एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें कई हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, मेनली कार्बन होता है, और स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन को देखा जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं कि चिमनी से भेजने से पहले हम स्मोक को एक ऐसे चैम्बर से होते हुए निकालते हैं जिसमें हाई वोल्टेज पर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लटका हुआ हो। जब स्मोक जिसमें कार्बन पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो अंदर आता है इस चैम्बर के, तो यहाँ पर जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज होकर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं,
और इस तरीके से हमें एयर मिलेगी फ्री फ्रॉम कार्बन। आजकल जो प्रेसिपिटेटर यूज किए जा रहे हैं उसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स की एक सीरीज होती है, और जब स्मोक इसमें से निकलता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मीन टू से पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इस तरीके से जो एयर है वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स। Smoke is a colloid having charged particles like carbon, arsenic compounds, dust, etc. in air. When smoke is passed through a chamber containing positively and negatively charged plates, the charged particles get precipitated after neutralization, and thus the air becomes free from harmful particles. ये तो रहा कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड को देखेंगे, और वो है ब्लड। ब्लड एक नेगेटिवली चार्ज सॉल है। बॉडी के अंदर ब्लड का कोएगुलेशन हेपेरिन रोकती है। ब्लड का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ब्लड नेगेटिवली चार्ज, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज। जो हेपेरिन होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है। और हेपेरिन ही ब्लड को कोएगुलेट नहीं होती, मीन टू से एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करती है। अगर ब्लड बह रहा होता है, किसी कट लगने से ब्लड निकलने लगता है, तो बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए एलम या फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। इससे ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है और क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट फर्दर ब्लीडिंग को रोकता है। Blood is negative sol. Blood does not coagulate inside the body due to heparin, which is anticoagulant. The static action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding. Next point है soils. जो सॉयल होती है वो भी एक कोलॉइडल सिस्टम है। सॉयल्स को ह्यूमस प्रोटेक्ट करता है, और कोलॉइडल नेचर के कारण ही जो सॉयल्स होती हैं वो मॉइस्चर और नॉरिशिंग मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। फर्टाइल सॉयल्स आर कोलॉइड्स प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमस। On account of colloidal nature, soils absorb moisture and nourishing materials. अगला एप्लीकेशन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। आसमान नीले रंग का होता है। उसका कारण ये है कि जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है उसमें डस्ट, आइस, मॉइस्चर एयर में एक एयर के साथ मिलकर एक कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं। जब सन रेज आती हैं
तो ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू कलर की लाइट स्कैटर करते हैं। वो ब्लू कलर की लाइट ही हम लोगों की आंखों तक पहुंचती है और आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये वास्तव में एक टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन है। जब मैंने टिंडल इफेक्ट बताया था तो ये एग्जांपल दिया था। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। द अपर एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट एंड आइस और वाटर सस्पेंडेड in air. These particles absorb sunlight and scatter light of blue color which reaches at our eyes and sky looks blue. अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड पर आते हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जो नदी होती है उसमें मिट्टी या बालू कोलॉइडल फॉर्म में होती है। जब बरसात होती है तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसकी मिट्टी बरसात के पानी के साथ बह जाती है और वो बहते बहते हुए नदियों में पहुंचती है। जब नदी में मिट्टी पहुंचती है तो एक कोलॉइडल फॉर्म में होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लिया कि ये एक रिवर है और इसमें जो मिट्टी या बालू है वो निगेटिवली चार्ज सॉइल की तरह है और जब ये समुद्र से मिलती है जाकर के तो समुद्र में Na+, K+, Mg2+, Ca2+ आयंस होते हैं। मीन टू से जो सैलाइन वाटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कंटेन करता है। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस वाटर ऑफ रिवर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, क्ले है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और न्यूट्रलाइज होकर के कोएगुलेट हो जाती है। इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो होता है उसमें जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसका कारण ये है कि जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वही मिट्टी धीरे धीरे बह करके पहले नालियों में पहुंचती है, फिर वो नालियों से होते हुए नदी में मिल जाती है जाकर के। तो द रिवर वाटर कंटेन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ऑन अदर हैंड sea water contains positively charged ions such as Na+, Mg2+, Ca2+, etc. As river water meets with sea water, these ions discharge the sand or clay particles which are precipitated as delta. अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं और वो है फॉग, मिस्ट एंड रेन। अगर एयर के बहुत बड़े हिस्से का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए, मतलब एयर ड्यू पॉइंट से भी नीचे तक ठंडी हो जाए, तो डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर कंडेंस हो जाती है और इस तरीके से जो ड्रॉपलेट बनती है वो इधर उधर फ्लोट करती है। इसी को फॉग कहा जाता है। When large mass of air containing dust particles is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets. These droplets, being colloidal in nature, so continue to float in
एयर इन फॉर्म ऑफ मिस्ट और फॉग। अब हम क्लाउड्स को देखेंगे। तो जो वाटर वेपर्स होती हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, और क्लाउड में जब थंडर स्टॉर्म होता है, वैसे तो क्लाउड न्यूट्रल होता है, लेकिन जब थंडर स्टॉर्म होता है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेकर अपर पार्ट की ओर मूव करती हैं, और जो बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और वो नीचे की ओर मूव करती हैं। मीन टू से थंडर स्टॉर्म से क्लाउड में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होता है टिनी आइस पार्टिकल्स के फॉर्म में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज के कारण जो क्लाउड की लोअर लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, अपर साइड पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स जाती हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो अर्थ के, जो कि अर्थ में जो न्यूट्रलिटी होती है उसमें से नेगेटिव चार्ज को नीचे की ओर धकेलती हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड का नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती हैं। इसी को रेन कहा जाता है। या ये हम कहें कि जो चार्ज सेपरेशन है, तो जो ड्रॉपलेट्स निचली लेयर में होती हैं उनका कोएगुलेशन हो जाए। कंडेंसेशन से भी रेन हो सकती है और कोएगुलेशन से भी रेन हो सकती है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि जब दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड एक दूसरे से मिलते हैं तो म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाता है और उससे रेनफॉल होता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होकर के नीचे आ जाए। क्लाउड्स आर कोलाइड्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन एयर। रेन इज रिजल्ट ऑफ कोएगुलेशन either by condensation of droplets or by meeting two oppositely charged clouds। या तो कंडेंसेशन से हो सकता है कोएगुलेशन, या फिर टू अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स मिले, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाए और नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाए। तो जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की ओर आ जाती हैं और कोएगुलेट होकर के रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं। अब एक पॉइंट और है और वो है आर्टिफिशियल रेन। अगर हम जो चार्ज सेपरेशन हुआ है क्लाउड में, ऊपर से एरोप्लेन से चार्ज्ड क्ले और सैंड को डालें या फिर कोई सॉल्ट डालें, जैसे सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, तो उसको डालते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं और नीचे ड्रॉप्स के फॉर्म में आ जाते हैं। इसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। आर्टिफिशियल रेन कैन बी मेड बाय थ्रोइंग electrified sand or spraying a soil of opposite charge to the cloud from an aeroplane। Silver iodide is also used for
आर्टिफिशियल रेन। तो ओवरऑल ये हुआ कि जो क्लाउड होता है वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन थंडर स्टॉर्म के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाता है। और जो ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स साइज में छोटी होती हैं, तो वो ऊपर की ओर जाती हैं। बड़े साइज की ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की ओर आती हैं। अब या तो अब इनका कोएगुलेशन होता है जिससे रेन होती है। कोएगुलेशन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी हो सकता है, कंडेंसेशन से भी हो सकता है, और अर्थ के साथ इंडक्शन से भी हो सकता है। अब इसी प्रोसेस को हम एक वीडियो से समझेंगे। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड पर आते हैं, और वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर में इम्प्योरिटीज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। अगर हम इसमें एलम ऐड करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज क्ले है या और कोई इम्प्योरिटी है तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है, और इस तरीके से जो वाटर मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज कोएगुलेट होकर तली में बैठ जाती हैं, और फिर हम डिकेंटेशन से प्योर वाटर निकाल लेते हैं। एलम कोएगुलेट्स colloidal impurities of water to make it fit for drinking. सेकेंड है एप्लीकेशन इन टैनिंग। एनिमल हाइड्स कोलाइड्स होती हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एनिमल हाइड को अगर हम टैनिन में डुबोते हैं तो उसे सोख करके ये म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाता है, टैनिन भी कोएगुलेट होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स हैं वो भी कोएगुलेट हो जाते हैं, और इस तरीके से हाइड हार्ड हो जाती है। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है टैनिंग। इन टैनिंग एनिमल हाइड्स आर कोलॉइड्स ऑफ पॉजिटिवली
charged protein particles on soaking the hide in tannin, it hardened due to mutual coagulation. हाइड को हार्ड करने के लिए टेनिन की जगह पर हम क्रोमियम सॉल्ट्स का भी यूज कर सकते हैं. क्रोमियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेनिन. जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इन रबर इंडस्ट्री. रबर प्लांट से मिलने वाले लैटेक्स में रबर पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कोलाइडल फॉर्म में होते हैं. इसको कोएगुलेट करने पर रबर मिलती है. रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ latex containing negatively charged rubber particles. नेक्स्ट है रबर प्लेटिंग. किसी भी आर्टिकल पर अगर रबर की कोटिंग करनी होती है तो उसे लेटेक्स या ये कहें रबर सॉल, जो कि जिसमें नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स होते हैं, उसी में डिप करके और कोएगुलेशन कराते हैं रबर का, या ये कह लें कि उसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है और जो रबर के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो आर्टिकल्स या टूल्स पर जाकर कोएगुलेट हो जाते हैं. द नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स फ्रॉम द रबर सॉल विच इज इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स आर डिपोजिटेड ऑन वियर्स, टूल्स एटसेट्रा. ये तो रहा कोलॉइड्स के बारे में. ये वीडियो यहीं फिनिश होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में कैटालिसिस देखेंगे. टिल देन वर्क हार्ड.